एक अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा, और तभी अचानक हवा को चीरती हुई चीखें गूंजती हैं। विंड हाशिरा सानामी और सरपेंट हाशिरा ओबोनाई एक बेहद खतरनाक मिशन पर हैं। वो दोनों एक डीमन का पीछा करते हुए एक पुराने भूतिया महल के अंदर चले जाते हैं। वहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों भयानक डीमंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। सानामी अपनी विंड ब्रीथिंग और ओबोनाई अपनी सरपेंट ब्रीथिंग से तबाही मचाना शुरू करते हैं। वो डीमंस के सिर ऐसे काट रहे हैं जैसे कोई गाजर मूली काट रहा हो। तभी वो डीमन एक मासूम लड़की को छत से नीचे खाई में फेंक देता है। ओबोनाई हवा में कूदकर उस लड़की को बचा लेता है और सानामी उस डीमन को काटने के लिए जैसे ही महल के नीचे छलांग लगाता है, अचानक पूरा का पूरा मंजर बदल जाता है। उनके सामने कोई जमीन नहीं बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला रहस्यों का समंदर दिखाई देता है। द इन्फिनिटी कैसल। हजारों घूमते हुए कमरे, उल्टी सीधी सीढ़ियां और आंखों को धोखा देने वाली ये जादुई दुनिया देखकर दोनों हाशिरा के होश उड़ जाते हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक पलक झपकते ही वो पूरा इन्फिनिटी कैसल हवा में गायब हो जाता है। आखिरकार क्या था वो रहस्यमयी कैसल? क्या मुजान ने हाशिरास को फंसाने के लिए कोई नया चक्रव्यूह तैयार कर लिया है? और अब जब नेजुको सूरज की रोशनी में आ चुकी है तो मुजान उसे हासिल करने के लिए कौन सा खूनी खेल खेलने वाला है? चलिए जानते हैं आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले ब्लॉकबस्टर एपिसोड में। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना, क्योंकि आज हाशिरास की एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग होने वाली है जो पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स की तकदीर बदल कर रख देगी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कनाओ अपने एक बेहद मुश्किल मिशन से वापस लौट रही है। सुमी, कियो और नाहो बटरफ्लाई मेंशन के बाहर खड़े होकर उसका बहुत प्यार से स्वागत करती हैं। कनाओ सीधे शिनोबू से मिलने उनके कमरे में जाती है। शिनोबू कहती हैं, स्वॉर्डस्मिथ विलेज में वही हुआ जिसका डर था, लेकिन शुक्र है कि मित्सुरी, मुचेरो, तंजीरो और बाकी सब की वजह से हमने दो अपर मून्स को धूल चटा दी। पर असली चमत्कार तो ये हुआ है कि नेजुको अब सूरज की रोशनी में भी जिंदा रह सकती है। वो धूप में चल सकती है। मुजान अब पागल हो चुका होगा। वो नेजुको को निगलने के लिए अपने सारे डीमंस की फौज हमारे पीछे छोड़ देगा ताकि वो खुद भी सूरज पर फतह पा सके। मैं अभी हाशिरास की एक इमरजेंसी मीटिंग में जा रही हूँ, तब तक तुम यहाँ रहकर नेजुको का ख्याल रखना। दूसरी तरफ तंजीरो बेड पर बैठा हुआ है और गोटो से स्वॉर्डस्मिथ विलेज का हालचाल पूछ रहा है। तंजीरो फिक्रमंद होकर पूछता है, क्या सच में वो लोग अपने पूरे गांव को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं? क्या वहां सब लोग सुरक्षित हैं? गोटो कहता है, हाँ, क्योंकि उन पर दोबारा कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए वो लोग बहुत तेजी से उस जगह को खाली करके नई सीक्रेट जगह पर जा रहे हैं। ये तो ऊपर वाले का करम था कि उन दो अपर मून्स के मरने के बाद वहां कोई और आफत नहीं आई। हमारी कॉप्स के पास ऐसी इमरजेंसी के लिए कई खाली गांव पहले से तैयार रहते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक मिनट रुको तांजीरो, तुम पूरे 7 दिनों तक बेहोश पड़े थे और होश में आते ही इतना सारा खाना ठूंस रहे हो, क्या ये सही है? तंजीरो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मित्सुरी जी ने मुझसे कहा था कि रिकवर होने के लिए खूब सारा खाना खाना चाहिए। गोटो कहता है, भाई, वो लव हाशिरा का केस अलग है। वैसे ये बात तो सच है कि लव हाशिरा और मिस्ट हाशिरा सिर्फ 2 दिन सोने के बाद तीसरे दिन उठकर खड़े हो गए और अब तुम भी धीरे धीरे उनके ही लेवल तक पहुंच रहे हो। पर सुनो, मैंने सुना है तुम्हारी बहन नेजुको अब धूप में आराम से घूम सकती है। तंजीरो की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है, हाँ, वो अब बिल्कुल ठीक है। गोटो हैरान होकर कहता है, यह तो सच में बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या कोई उसकी इस हालत की जांच कर रहा है? क्या लेडी शिनोबू उसका इलाज कर रही है? तंजीरो तुरंत कहता है, नहीं, दरअसल तमायो जी उसकी देखरेख कर रही हैं। गोटो चौंक जाता है। आखिरकार अब ये तमायो कौन है? तभी तंजीरो के गले में खाना फंस जाता है। गोटो उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है, आराम से खाओ भाई। जब से तुम्हारी बहन के साथ ये सब हुआ है, तब से पूरी कॉप्स में हड़कंप मचा हुआ है। सभी को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है और अभी अभी सभी हाशिरास की एक महा मीटिंग शुरू हो चुकी है। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है उस सीक्रेट जगह पर जहां सभी हाशिरास इकट्ठा हो चुके हैं। मीटिंग शुरू होने से पहले विंड हाशिरा सानामी सीधे मित्सुरी और मुइचिरो के पास जाता है और उनसे उनकी लड़ाई के बारे में पूछने लगता है। मित्सुरी चहकते हुए कहती है, अरे, मुझे तो उस लड़ाई में सच में बहुत ज्यादा मजा आया। हम सब ने अपनी पूरी जान लगा दी। सानामी अपने दांत भींचते हुए कहता है, काश काश मैं भी वहां होता। आखिरकार मुझे कभी कोई अपर रैंक डीमन क्यों नहीं मिलता। तभी वहां बैठा ओबोनाई कहता है, सानामी, तुम्हें ये सब किस्मत पर छोड़ देना चाहिए।
और मुइचिरो, मित्सुरी, तुम दोनों अब कैसा महसूस कर रहे हो? मित्सुरी दिल ही दिल में खुश हो जाती है कि ओबोनाई को उसकी कितनी फिक्र है। मुइचिरो अपनी शांत आवाज में कहता है, मैं भी ठीक हूँ, पर अभी तक मेरी ताकत पूरी तरह से वापस नहीं आई है। तभी स्टोन हाशिरा ग्योमे अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए कहते हैं, अगर हमने इस जंग में एक और हाशिरा को खो दिया होता तो हमारी पूरी कॉर्प्स खतरे में पड़ जाती। तुम दोनों ने दो अपर मून्स को हराकर सच में कमाल कर दिया। शिनोबू गहरी सोच में डूबी हुई कहती है, लेकिन तुम दोनों के इतने गहरे जख्म इतनी जल्दी कैसे भर गए? आखिर उस लड़ाई के दौरान तुम दोनों के साथ ऐसा क्या अलग हुआ था? ग्योमे कहता है, मास्टर भी अभी हमसे इसी बारे में बात करने वाले हैं। तभी वहां मास्टर उबुयाशिकी की पत्नी लेडी अमाने वहां कदम रखती हैं। वो कहती हैं, आज की ये जरूरी हाशिरा मीटिंग में कंडक्ट कर रही हूँ क्योंकि मास्टर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो इस हालत में नहीं है कि उठकर आपके सामने आ सकें और इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। ये सुनकर सभी को झटका लगता है। क्यों मैं तुरंत कहता है, लेडी अमाने, आप अपने दिल को मजबूत रखिए, हम सब मास्टर की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करेंगे। लेडी अमाने कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको खबर मिल चुकी होगी। अब एक ऐसा डीमन आ चुका है जो सूरज की धूप को भी बर्दाश्त कर सकता है और मुजान अब किसी भी हद तक जाकर उसे छीनने की कोशिश करेगा। बहुत जल्द एक महायुद्ध छिड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें एक बेहद जरूरी राज से पर्दा उठाना है। अपर मून 4 और 5 के साथ लड़ते हुए मित्सुरी और मुइचिरो, आप दोनों के शरीर पर एक बहुत ही अनोखा मार्क यानी एक निशान दिखाई दिया था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो मार्क आपके शरीर पर किन हालातों में आया? मित्सुरी और मुइचिरो दोनों हैरान रह जाते हैं। लेडी अमाने आगे समझाती हैं, सेंगोकू पीरियड में एक ऐसा महान स्वॉर्ड्समैन था जो मुजान को मौत के घाट उतारने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। वो दुनिया की सबसे पहली ब्रीथिंग स्टाइल यानी सन ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता था और कहा जाता है कि उस दौर के जितने भी महान योद्धा थे उन सभी के शरीरों पर ठीक ऐसे ही अनोखे मार्क्स बने हुए थे। सानामी हैरान होकर कहता है, क्या? मैं तो ये बात पहली बार सुन रहा हूँ। आखिरकार इतनी बड़ी बात आज तक हमसे छुपाकर क्यों रखी गई? लेडी अमाने कहती हैं, क्योंकि उस दौर में कई ऐसे योद्धा भी थे जो लाख कोशिशों के बाद भी वो मार्क हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने खुद को इतनी भयानक यातनाएं दी कि वो तड़प तड़प कर मर गए। इसी वजह से इस जानकारी को राज रखा गया। लेकिन आज हमारे पास उस दौर का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बचा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि जब किसी एक खास इंसान के शरीर पर यह मार्क आता है तो उसके आसपास के बाकी योद्धाओं के शरीरों पर भी वो मार्क अपने आप उभरने लगता है। तभी मास्टर का छोटा बेटा कहता है, और ये सारी सीक्रेट बातें फर्स्ट ब्रीथिंग यूज करने वाले योद्धा के पर्सनल नोट्स में लिखी हुई हैं। इस पूरी जनरेशन में जिस लड़के को सबसे पहले यह मार्क मिला है वो कोई हाशिरा नहीं है। उसका नाम तंजीरो कमाडो है। लेकिन जब हमने तंजीरो से पूछा तो वो खुद नहीं समझ पाया कि ये कैसे हुआ। पर अब तंजीरो के अलावा हमारे 2 हाशिराज पर भी ये मार्क आ चुका है। तो प्लीज हमें इसके बारे में बताइए। अब बारी थी मित्सुरी की। वो बहुत एक्साइटेड होकर अपने हाथ पैर हिलाते हुए कहती है, ओह, वो ऐसा था कि अचानक से मेरी बॉडी में धड़ धड़ होने लगा और फिर हवा में शूश शूश की आवाज आई और बस वो मार्क आ गया। मित्सुरी की ये बातें सुनकर किसी को एक शब्द भी समझ नहीं आता। मित्सुरी तुरंत सबसे माफी मांगती है कि वो तंजीरो की तरह ठीक से समझा नहीं पा रही है। तभी मोइचिरो कहता है, मैं समझाता हूँ। जब मैं उस जानलेवा लड़ाई के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कुछ बेहद खास बातें याद आती हैं। मेरे हिसाब से जब तक हमारे शरीर के अंदर कुछ चरम कंडीशन पूरी नहीं होती तब तक ये मार्क सामने नहीं आ सकता। उस लड़ाई में मुझे जहर दे दिया गया था। तभी वहां एक छोटा सा बच्चा आया जो अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचाने की कोशिश करने लगा। उस बच्चे को मरता हुआ देख अचानक मेरे अंदर गुस्से का एक ऐसा सैलाब उमड़ा कि मेरे जज्बात मेरे काबू से बाहर हो गए। उस वक्त मेरी दिल की धड़कन 200 बीट्स पर मिनट से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी और मेरी बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री पार कर चुका था। ये सुनते ही शिनोबू हैरान रह जाती है। मोइचिरो, 102 डिग्री बुखार में तो इंसान तड़पने लगता है। तुम उस हालत में खड़े होकर लड़ कैसे पा रहे थे? मोइचिरो कहता है, यही वो मौत और जिंदगी के बीच की दहलीज है जहां वो मार्क जागता है। अगर आप जिंदा बच जाते हैं तो आपको वो मार्क मिल जाएगा, वरना आपकी वहीं पर मौत हो जाएगी। एक बार जब मुझे बहुत तेज बुखार था तब मेरा टेम्परेचर 102 डिग्री था और जब लड़ाई के दौरान मेरे चेहरे पर वो मार्क आया मुझे ठीक वैसी ही जानलेवा गर्मी अपने शरीर के अंदर महसूस हो रही थी। सानामी एक ठंडी हंसी हंसता है और ग्यू की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा तो दिमाग ही इतना सीधा है कि तुम्हें यह सब बहुत आसान लग रहा होगा। मुझे तो सच में तुमसे जलन हो रही है।
गियू उसे नजरअंदाज कर देता है। शिनोबू कहती है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हम सभी हाशिरास को किसी भी तरह से अपने शरीरों पर इस मार्क को हासिल करना ही होगा। गियोमे कहते हैं, ठीक है, तो फिर हम सब मिलकर एक ऐसा रास्ता तैयार करेंगे जिससे हम इस मार्क को जगा सकें। लेडी अमाने, अब प्लीज मास्टर से कहिएगा कि वो बिल्कुल चिंता न करें। लेडी अमाने कहती हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस मार्क को पाने के लिए मैं आपको मास्टर का एक आखिरी संदेश देना चाहती हूँ। जिन लोगों के शरीर पर यह मार्क एक बार आ चुका है, अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन जिनके ऊपर अभी तक ये मार्क नहीं आया है, उन्हें एक बहुत ही भयानक बात का ध्यान रखना होगा। लेडी अमाने उन्हें कुछ ऐसा सीक्रेट बताती हैं जिसे सुनकर वहां मौजूद हर एक हाशिरा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद लेडी अमाने वहां से चली जाती हैं। गियोमे भारी आवाज में कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ना जाने आगे चलकर मेरा क्या हश्र होगा। तभी वाटर हाशिरा गियू तोमियो का खड़ा होता है और कहता है, अब जब लेडी अमाने यहां से जा चुकी हैं तो मैं भी जा रहा हूं। सानामी चिल्लाता है, ओए गियू, तू अपनी मनमर्जी से कहां भाग रहा है? अभी हमें स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है। गियू ठंडे लहजे में कहता है, तुम 6 लोग मिलकर जो चाहे डिसाइड कर लो, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। ओबोनाई गुस्से में कहता है, गियू, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? क्या तू हमारे साथ प्लान बनाने की बजाय अकेले जाकर खुद को बहुत बड़ा 30 मार खां समझकर ट्रेनिंग शुरू करना चाहता है? गियू चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। सानामी उसे रोकने के लिए झपटता है। शिनोबू कहती है, गियू, प्लीज रुककर खुद को एक्सप्लेन करो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। गियू कहता है, क्योंकि मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूं, मैं तुम लोगों के बराबर का नहीं हूं। सानामी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मुझे तेरी ये घमंडी बकवास बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या तू खुद को हमसे ऊपर समझता है? मित्सुरी कहती है, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। सानामी गियू का कॉलर पकड़ने ही वाला होता है कि तभी क्लिप, पूरे कमरे में एक ऐसी भयानक ताली की आवाज होती है कि पूरा कमरा हिल जाता है। ये ताली स्टोन हाशिरा गियोमे ने मारी थी। गियोमे कहते हैं, चुपचाप अपनी जगहों पर बैठ जाओ, हम इस डिस्कशन को यहीं आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही शानदार आइडिया है। इधर बटरफ्लाई मेंशन में गोटो तंजीरो के लिए फिर से खाने की थाली लेकर आता है और पूछता है, यार तंजीरो, वो तीनों छोटी बच्चियां ओई और तुम्हारी बहन नेजुको कहाँ गायब हैं? तंजीरो हंसते हुए कहता है, अरे इस वक्त मेंशन में कोई ज्यादा सीरियस जख्मी नहीं है, तो वो सब बाहर धूप में नेजुको के साथ खेल रही हैं। और जानते हो, हमारी नेजुको अब थोड़े बहुत शब्द बोलना भी सीख गई है। गोटो खुश होकर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी खबर है। लेकिन भाई, जब वो पीले बालों वाला रोतड़ू लड़का यानी जेनित्सु यहाँ वापस आएगा ना, तो आफत आएगी। और तभी जेनित्सु अपने मिशन से थका हारा रोता बिलखता वापस आ जाता है। सुमी, कियो और नाहो भागती हुई उसके पास आती हैं और कहती हैं, जेनित्सु भैया, वापस आने के लिए थैंक यू। जेनित्सु कहता है, ओह मेरी प्यारी बच्चियों, वो मिशन इतना खौफनाक था कि मुझे लगा मैं बस मर ही जाऊंगा। सच सच बताओ, तुम मेरे बिना कितनी उदास थी ना? वो तीनों मासूमियत से मना कर देती हैं, नहीं, हाँ, हम उदास नहीं थे। ये सुनते ही जेनित्सु का दिल टूट जाता है। क्यों कहती है, पर हाँ, हमें खुशी है कि आप जिंदा वापस आ गए। तभी ओई भी बाहर आ जाती है। जेनित्सु उसकी तरफ दौड़ता है। ओई, तुमने भी मुझे बहुत मिस किया ना? ओई चिढ़कर कहती है, मुझे नहीं पता मैं इस बकवास का क्या जवाब दूं। और तभी सुनहरी धूप में से चलती हुई साक्षात नेजुको सामने आती है। वो धूप में बहुत खूबसूरत लग रही है। वो जेनित्सु को देखती है और अपनी मासूम आवाज में कहती है, तुम्हारा स्वागत है। ये नजारा देखकर जेनित्सु पागलों की तरह चिल्लाता है, ओह माय गॉड नेजुको, तुम इतनी ज्यादा प्यारी लग रही हो कि मैं खुशी के मारे यहीं दम तोड़ दूंगा। क्या इसका मतलब हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं? मैं तुम्हें रोज दुनिया की सबसे स्वादिष्ट सुशी खिलाऊंगा। नेजुको उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा स्वागत है इनोस्के। ये नाम सुनते ही पूरे मेंशन में सन्नाटा छा जाता है। जेनित्सु का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वो चिल्लाता है, इनोस्के, उस जंगली सुअर का नाम तेरी जुबान पर कैसे आया? आखिरकार वो जंगली सुअर है कहाँ? आज मुझे अपने इन हाथों को उस सुअर के खून से रंगना ही पड़ेगा। कमरे के अंदर गोटो भी हैरान होकर पूछता है, वैसे वो इनोस्के है कहाँ? तंजीरो मुस्कुराते हुए कहता है, वो पिछले 2 दिनों से मेरी बहन नेजुको को अपना नाम बोलना सिखा रहा था। गोटो अपना सिर पीट लेता है। तभी वहां हैग नेजुका जी आ जाते हैं।
तंजीरो कहता है नेजुका जी, आपका स्वागत है। आपके घाव ठीक तो है ना? नेजुका जी हाँफ रहे हैं। वो अपने कांपते हुए हाथों से एक कपड़े में लिपटी हुई तलवार तंजीरो की तरफ बढ़ाते हैं। तंजीरो जैसे ही उस तलवार को थामता है, उसका दिल खुशी से भर जाता है, क्योंकि उस पर उसके पुराने गुरु रेंगोकू का स्वॉर्ड गार्ड लगा हुआ था। तंजीरो जैसे ही तलवार को बाहर निकालता है, पूरी तलवार एकदम चमकीली और गहरे काले रंग की दिखाई देती है। तंजीरो कहता है, यह तो अद्भुत है। नेजुका जी कहते हैं, यह दुनिया के सबसे हाई क्वालिटी स्टील से बनी है। तंजीरो तलवार पर लिखे अक्षरों को देखता है और पूछता है, पर इसके ऊपर यह डिस्ट्रॉयर क्यों लिखा हुआ है? नेजुका जी बताते हैं, जिसने इसे बनाया था उसका मकसद था कि यह तलवार हर एक आखिरी डीमन का नाश कर दे। सिर्फ महान हाशिरास की तलवारों पर ही डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमंस लिखा जाता था। तंजीरो कहता है, ओह, पर जब मैंने इसे पिछली लड़ाई में इस्तेमाल किया था तब तो मुझे ये अक्षर नहीं दिखे थे। ये सुनते ही नेजुका जी का गुस्सा भड़क उठता है। वो तंजीरो का गला दबाने के लिए लपकते हैं। बेवकूफ लड़के, उस वक्त मैंने इसकी पॉलिशिंग का पहला स्टेज भी पूरा नहीं किया था, पर तुम लोगों ने इसे मुझसे छीन लिया। तुम्हारी वजह से मुझे ये प्रोसेस दोबारा शुरू करनी पड़ी। तंजीरो माफी मांगने लगता है। नेजुका जी चिल्लाते हैं, तंजीरो कान खोलकर सुन ले, अब तुझे मरते दम तक मुझे रोज राइस डम्पलिंग्स खिलाने होंगे। तंजीरो कहता है, हाँ, मैं आपको जरूर खिलाऊंगा। इसके बाद नेजुका जी वहां से चले जाते हैं। तभी कमरे के दूसरे कोने से गैन्या चिल्लाता है, क्या तुम लोग अपना ये शोर शराबा बंद करोगे? पर तभी धड़ाम, खिड़की का कांच तोड़ते हुए इनोस के अंदर कूद पड़ता है और चिल्लाता है, हाँ, आ गया मैं। कान खोलकर सुन लो, बहुत जल्द ग्रुप स्ट्रेंथ प्रोग्राम यानी हाशिरा ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तंजीरो पूछता है, ये क्या है? इनोस्के कहता है, सभी हाशिरास एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं और वो हम जैसे आर्म स्लेयर्स को कड़ी ट्रेनिंग देंगे। उधर हाशिरा मीटिंग के अंदर शिनोबू कहती हैं, तो इस तरह हमने इस हाशिरा ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सानामी कहता है, तो फिर हम इसे कब से शुरू कर रहे हैं? सुनार रहे हैं। ग्योमे फैसला सुनाते हैं, चलो तो फिर इसे आज से ठीक 3 दिन बाद शुरू किया जाए। मुजान शांत बैठा है, इसका मतलब वो किसी बहुत बड़े तूफान की तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे सभी स्लेयर्स फौलाद बन जाएं। ओबोनाई कहता है, लेकिन अगर हमारी इस ट्रेनिंग के दौरान ही डीमंस ने आम लोगों पर हमले शुरू कर दिए तो क्या होगा? गियोमे कहते हैं, अब तक के हालातों को देखकर हम ये मान सकते हैं कि मुजान का इस वक्त सिर्फ एक ही टारगेट है, नेजुको को जिंदा पकड़ना। पहले हम हाशिरास के पास इतना वक्त नहीं होता था, पर आज इतिहास में पहली बार हमें यह मौका मिला है कि हम अपनी पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स का स्तर बढ़ा सकें। यही सोचकर मैंने इस हाशिरा ट्रेनिंग का प्रपोजल रखा था। सभी हाशिरास इस बात को मान जाते हैं। गियोमे कहते हैं, मैंने इसके लिए रिटायर हो चुके हाशिरास से भी मदद मांगी है। शिनोबू मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो फिर अब सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया है। अगले सीन में जेनित्सु रोता हुआ तंजीरो के पास आता है। तांजीरो, मैं इतने हफ्तों बाद मिशन से वापस आया था और इन लोगों ने ये खौफनाक ट्रेनिंग शुरू कर दी। हमें हर एक हाशिरा के पास एक एक करके जाना होगा और उनकी ट्रेनिंग को पास करना होगा। ये तो सीधे सीधे नरक है। तंजीरो उसे समझाते हुए कहता है, अरे जेनित्सु, जब तुम किसी बहुत ज्यादा शक्तिशाली इंसान के साथ दिन रात लड़ते हो तो तुम्हारा शरीर उसकी उस ताकत को अपने अंदर सोख लेता है, जिससे तुम खुद मजबूत बन जाते हो। जेनित्सु पागलों की तरह तंजीरो के ऊपर कूद पड़ता है और उसके हाथ पर काटते हुए चिल्लाता है, बंद कर अपनी ये ज्ञान की बातें। तेरे लिए तो ये सब बोलना बहुत आसान है ना, क्योंकि तू तो यहाँ बेड पर लेटा आराम कर रहा है। तंजीरो कहता है, सुनो जेनित्सु, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। जब मैं अपर मून 4 से लड़ रहा था तब मेरी टांगों ने काम करना बंद कर दिया था। तभी मुझे तुम्हारी थंडर ब्रीथिंग की बातें याद आई। मैंने वैसे ही ताकत लगाकर उस डीमन का सिर काट दिया। अगर उस दिन तुम्हारी वो सीख मेरे काम नहीं आती तो आज मैं यहाँ जिंदा नहीं बैठा होता। इसलिए तुम इस हाशिरा ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखोगे, देखना वो तुम्हारे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। जेनित्सु के आंसू थम जाते हैं और वो मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो चलो तांजीरो, अब मैं चलता हूँ। वैसे भी मेरे बिना पूरी कॉर्प्स अधूरी है। और अब शुरू होता है हाशिरा ट्रेनिंग का पहला पड़ाव। एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाया जाता है जहां भूतपूर्व साउंड हाशिरा टैन उजुई जी खड़े हैं। उनके सामने सारे स्लेयर्स पसीने से लथपथ हैं। टैन उन पर चिल्लाता है, एक आयरो, तुम्हारा बेसिक फिजिकल स्टेमिना तो एक चींटी से भी कम है। इस मैदान पर ऐसे भागो जैसे कोई खूंखार डीमन तुम्हारे पीछे पड़ा हो। फिर भागो। टैन की तीनों बीवियां सभी के लिए लंच तैयार कर रही होती हैं। वो सबको आवाज देती हैं,
खाना तैयार है। पर स्लेयर्स इतने थक चुके हैं कि वो खाने की प्लेट भी नहीं उठा पा रहे। टैन उन पर फिर से गुस्सा करने लगता है। टैन हाशिरा ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल बताता है। सुनो, मेरे यहाँ से निकलने के बाद तुम सबसे पहले मुजुरो के पास जाओगे, जहाँ तुम्हारी रैपिड मूवमेंट ट्रेनिंग होगी। वहाँ से पास होने के बाद तुम मित्सुरी के पास जाओगे, जो तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग लेंगी। उसके बाद ओबोनाई तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स को तराशेंगे। वहां से बचने के बाद तुम सानामी के पास पहुंचोगे, जो तुम्हें इनफाइनाइट स्लैशिंग ट्रेनिंग देगा। और सबसे आखिर में तुम सब पहुंचेंगे स्टोन हाशिरा गियोमे के पास, जहां तुम्हारी मसल एम्प्लीफिकेशन ट्रेनिंग में होगी। इस महा ट्रेनिंग के बाद हम मोजान के खिलाफ होने वाली जंग में इतिहास रच देंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी हाशिरा स्लेयर्स को कड़ी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी बीच तंजीरो का कौवा उड़कर आता है और मास्टर की तरफ से भेजा गया एक सीक्रेट लेटर तंजीरो को देता है। तंजीरो लेटर पढ़कर हैरान हो जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, गियो इस हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। पर क्यों? वहीं दूसरी तरफ मास्टर के महल में लेडी अमाने बीमार मास्टर के पास बैठी हैं और रोते हुए कहती हैं, मास्टर, आपकी इच्छा के मुताबिक हाशिरा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आपके सभी बच्चे आपकी उस इच्छा को आगे बढ़ा रहे हैं। मास्टर बहुत कमजोर आवाज में कहते हैं, अमाने, तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। और अब कहानी हमें लेकर चलती है एक अनजान शहर की तरफ, जहां रात के अंधेरे में लेडी तमायो बैठी अपनी रिसर्च कर रही हैं। तभी अचानक खिड़की पर आकर मास्टर उबुयाशिकी का कौवा बैठ जाता है। वो कहता है, गुड इवनिंग लेडी तमायो, मैं मास्टर उबुयाशिकी का एक सीक्रेट मैसेंजर हूं। आपको ढूंढते ढूंढते हमारे मास्टर की तबीयत इस हद तक खराब हो गई कि वो आज चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। तमायो हैरान होकर पूछती हैं, आखिरकार तुमने मेरी ये सीक्रेट जगह कैसे ढूंढी और तुम्हारा मकसद क्या है? कौवा कहता है, इंसानी रिश्तों की वजह से मैं यहाँ आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। हमारी डीमन स्लेयर कॉर्प्स में एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, शिनोबू, जो दवाइयों के बारे में बहुत गहराई से जानती है। इसलिए हमारे मास्टर चाहते हैं कि आप हमारे हेडक्वार्टर आकर उस लड़की के साथ हाथ मिलाएं और दोनों मिलकर नेजुको के शरीर में हो रहे बदलावों को स्टडी करें। तो लेडी तमायो, क्या आप उस मुजान को खत्म करने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करेंगी? क्या आप उबुयाशिकी मेंशन आने के लिए तैयार हैं? तमायो अवाक होकर सोचती है, क्या तुम एक असली डीमन को सीधे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे सीक्रेट हेडक्वार्टर के अंदर बुला रहे हो? और इसी जबरदस्त मोड़ पर हमारा यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या लेडी तमायो हाशिरास के हेडक्वार्टर जाने का ये बड़ा खतरा मोल लेंगी? अगर आप इसका अगला एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हैं तो उसका लिंक अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर तुरंत क्लिक कीजिए। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल कहानी एनिमे की को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।